आज हमारा क्लास का टॉपिक है। हमने बेसिकली अभी सर्विसेज टैब में रजिस्ट्रेशन का सेक्शन में न्यू रजिस्ट्रेशन कर लिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन में कोड फील्ड और नॉन कोड फील्ड की एडिटिंग भी देख ली है, ठीक है। फिर हमने लेजर्स देख लिए अपने, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है। नेक्स्ट हम सेगमेंट हमने लास्ट क्लास देखा था पूरा पीएमटी 07 ये देखा था। उसके बाद पीएमटी 09 देखा था और साथ में देखा था हमने चलान कैसे बनाएंगे और चलान को कैसे पे करेंगे, ठीक है। और चलान में कोई गलती हो गई तो उसे हम रेक्टिफाई भी कैसे कर सकते हैं, यानी कि एक हेड से मेजर हेड से माइनर हेड में कैसे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अब आज की क्लास बेसिकली हमारी चलान की अगर पेमेंट हो गई है तो आज की क्लास हमारे रिटर्न्स की है। रिटर्न्स में हम सबसे पहले आप समझेंगे जीएसटीआर 1 को, ठीक है। किसको? जीएसटीआर 1 को, कि जीएसटीआर 1 में बेसिकली हमारा क्या क्या फील्ड है, कि अगर जीएसटीआर 1 मुझे जब फाइल करना हो तो मुझे कैसे प्रिपेयर करेंगे और उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है। तो आप लोगों को पहली क्लास में या दूसरी क्लास में मैंने बताया था कि रिटर्न्स में जीएसटीआर 1 किसके लिए दी जाती है, बताओ। आउटवर्ड सप्लाई के लिए सर, ये सेल्स के लिए। यहाँ देखो लिखा हुआ है डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। यानी कि जो हम सप्लाई कर रहे हैं किसको, किसी दूसरे को, ठीक है, तो उसकी ये रिटर्न्स है, ठीक है। तो इस क्लास में हम बेसिकली अपना सारा रिटर्न्स जीएसटीआर 1 को समझेंगे। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जीएसटीआर 1 किसको फाइल करना है, मंथली जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो। और 5 करोड़ से नीचे वालों के लिए क्या फैसिलिटी है, क्यूआरएमपी स्कीम में फाइल कर सकते हैं, यानी कि क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। और अपनी बिल्स को कहां अपलोड करेंगे, आईआईएफ की तरफ के थ्रू, ठीक है, आईआईएफ के थ्रू, ठीक है। अब जीएसटीआर 1 ओपन कैसे करना है, तो सर्विस टैब में जाके रिटर्न्स टैब में जाएंगे और वहां से रिटर्न डैशबोर्ड, ठीक है। रिटर्न डैशबोर्ड पे जब क्लिक करोगे तो आपको अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना होता है और यहाँ पे क्वार्टर अपना सिलेक्ट करना होता है कि किस क्वार्टर का रिटर्न फाइल करने जा रहे हो, और अप्रैल मई जून। अब इसका अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें 21-20 की, ठीक है, 20-21 की क्वार्टर 4 का ओपन करते हैं मार्च महीने का, तो ये रिटर्न देखो फाइल्ड है, ठीक है। इसको अगर ओपन करेंगे आप तो ये मेरी जो हमने रिटर्न फाइल कर रखी है उसकी डिटेल है, ठीक है। देखो यहाँ इनवॉइस में डिटेल आ रही है ना, डिटेल, ठीक है। फिर यहाँ पे डिटेल आ रही है, तो जो भी आपके रिलेवेंट डिटेल्स हैं उसको आप इस पूरे फॉर्म में प्रिपेयर करोगे। डिटेल कहाँ पे कौन सी जाएगी उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इस क्लास में बस डिस्कशन में बताऊंगा, एक एक चीजों को ओपन करके समझाऊंगा कि ये चीजें आपको कहाँ से आती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में इसको हम फिर फिल करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये देखो यहाँ पे डेटा आया है ना, ये अगर हम टेबल खोले इसको हम बोलते हैं टेबल्स। ये सारे जितने भी रिटर्न्स के हैं ना, ये सारे कौन से हैं, टेबल, ठीक है। तो इस टेबल के अंदर क्या डेटा आएगा, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पे भी, इस पे भी जैसे माउस को ले जाओगे आपको दिखाएगा कि टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई नेट टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग यूएन। अब इसके अंदर टेबल में डेटा कैसे आता है और जब हम एंट्री कर देते हैं तो कैसा दिखता है, तो इस तरह से दिखता है। जब हम एंट्री कर देते हैं तो हमारे दिखती है कि रिसीवर की डिटेल, जिसको हमने, ये क्या है, जिसको हमने क्या किया है, सेल करा है। ये हमारी आउटवर्ड सप्लाई की इस जीएसटीआर नंबर को हमने सेल करा था कि कौन सा नंबर ऑफ इनवॉइस कितने इसके अंदर 1, ठीक है। और टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितने की है, तो इतने रुपए की है। इतने रुपए का मैंने आईजीएसटी कलेक्ट किया, सीजीएसटी कितने का और आईजीएसटी कितने का है। ऐसे करके आपकी सारी इनवॉइस की डिटेल होगी कि एक इस पीरियड में जो भी आप जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हो उस पीरियड में आपने कौन से अगेंस्ट जीएसटीआर नंबर के अगेंस्ट में आपने कितने इनवॉइस इशू किए हैं। ईच इनवॉइस की डिटेल होती है, चाहे वो इनवॉइस आपने 500 रुपए का ही क्यों नहीं इशू किया हो, वो इनवॉइस है तो आपको वो डिटेल इंटर करनी है, ठीक है। और क्या डिटेल इंटर करनी है, तो ऊपर है कि ये जीएसटीआर नंबर के अंदर ये नंबर ऑफ इनवॉइसेस और टोटल टैक्सेबल वैल्यू आईजीएसटी। अब इसके अंदर डिटेल में जाना चाहते हो तो ये इनवॉइस नंबर पे क्लिक करो, ये जीएसटी नंबर पे क्लिक करोगे तो बता रहा है कि ये मेरा इनवॉइस नंबर है, ठीक है। ये मेरा इनवॉइस नंबर है 318/2021, डेट ऑफ इनवॉइस, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, टोटल इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू और आईजीएसटी। इसको ओपन करोगे तो फिर बताएगा कि आपने बेसिकली इनवॉइस जब एंट्री कैसे करी थी, वो इस फील्ड के थ्रू करी थी, ठीक है। यही फील्ड हमारा जीएसटीआर 1 में जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो इसी फील्ड में हमें इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन हमारा
जीएसटीआर 1 के B2B में, क्योंकि हम B2B में कर रहे हैं तो B2B में दिखाता है। ठीक है, तो ये है हमारा जीएसटीआर 1 में जब एंट्री पुट कर देते हैं तो ये एंट्री हमें ऐसे दिखाता है, ये हमारी फाइल रिटर्न है। वैसे ही अमेंडमेंट में है, देखो यहाँ पे अमेंडेड है, कोई इनवॉइस अमेंडमेंट करते हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाता है। ठीक है, तो एक एक करके इस फील्ड को समझते हैं कि इस फील्ड में इंफॉर्मेशन कौन सी डालनी है, ठीक है, और किसका मतलब क्या है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, अब रिटर्न्स फाइल करना है तो मैंने बताया था रिटर्न्स डैशबोर्ड में जाओगे और वहां से अपना क्वार्टरली सिलेक्ट करोगे। सपोज करो हम इसका क्वार्टरली में अप्रैल का फाइल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ बता रहा है द एक्सटेंडेड ड्यू डेट शोन फ्रॉम द जीएसटीआर 3B इज मीन फॉर द वेवर ऑफ लेट फीस। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यू हैव सिलेक्टेड टू फाइल रिटर्न ऑफ मंथली फ्रीक्वेंसी जीएसटीआर 1 3B शैल बी रिक्वायर्ड टू फाइल ईच मंथ ऑफ द क्वार्टर। अगर हम अपने रिटर्न्स को मंथली फाइल कर रहे हैं, अगर हमने मंथली सिलेक्ट किया है तो मंथली फाइल करेंगे। ठीक है, तो मंथली मुझे जीएसटीआर 1 भी डालना पड़ेगा और 3B भी डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हम सिखा रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ही रिटर्न सर्च करेंगे मेरे पास ये रिटर्न आ गया R1 2A 2B और 3B। ये किसके लिए जब आएगा, जब ये रेगुलर सप्लायर होगा। ठीक है, अब इसको प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं, R1 को और 3B को प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, ऑनलाइन, कि हम यहीं पे ओपन करें पोर्टल लॉगिन करके और इसके ईच एंड एवरी फील्ड को क्या करें, यहीं से फिल करें ओपन करके। दूसरा मेरे पास ऑप्शन क्या है बताओ, ऑफलाइन। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास ऑफलाइन का। रिटर्न्स को जो हम प्रिपेयर करें वो ऑफलाइन करें। जब हम ऑफलाइन करते हैं रिटर्न्स को प्रिपेयर, तो प्रिपेयर हम क्या करते हैं, ऑफलाइन टूल्स में करते हैं या अपने सॉफ्टवेयर में करते हैं और वहां से एक क्या इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं JSON फाइल। ठीक है, और उस JSON फाइल को हम यहां से पे अपलोड कर देते हैं। ठीक है, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो ठीक है, नहीं है तो उस केस में आप डाउनलोड में जाओ, ऑफलाइन टूल में रिटर्न ऑफलाइन टूल्स है ना, यहाँ पे आपको पहले भी समझाया था। यस सर। ऑफलाइन टूल में जाना और यहाँ पे आपके पास रिटर्न ऑफलाइन टूल वर्जन है। देखो जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 2 फॉर्म है ना, ये इसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके प्रोसीड करोगे, आपके नीचे यहाँ पे आपको ये फॉर्म ये दिख जाएगा कि यहाँ पे ये डाउनलोड हो रही है। ये बेसिकली एक्सेल सीट में है। ठीक है, एक्सेल सीट में होता है। तो जैसे ही आप ये टेबल देख रहे हो ऑनलाइन, वैसे ही आपको ऑफलाइन मिलेगा। बस आपको करना क्या है, वहां से जाके इसे डाउनलोड ओपन करके वहीं पे इंफॉर्मेशन फिल करनी है और वहां से JSON फाइल क्रिएट करनी है। अगर किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करोगे तो सॉफ्टवेयर आपको JSON फाइल देगा जनरेट करके। ठीक है, हम ऑनलाइन पहले सीखते हैं। तो रिटर्न डैशबोर्ड में जाके हम अभी मान लो अप्रैल कर रहे हैं। ठीक है, ओपन कर रहे हैं प्रिपेयर ऑनलाइन। ठीक है, प्रिपेयर ऑनलाइन किया। अब प्रिपेयर ऑनलाइन में देखो यहाँ पे मेरे पास कितने टेबल हैं वो समझो। जीएसटीआर 1 में काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल कितने फील्ड है, 19। अब जीएसटीआर 1 जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, जीएसटी में रिटर्न रिवाइज नहीं होती। क्या नहीं होती, रिवाइज नहीं होती। तो आपने रिटर्न्स जब फिल कर दिया, फाइल कर दिया और सबमिट कर दिया, कोई गलती हो गई, ठीक है, तो जीएसटी में क्या होता है, अमेंडमेंट होते हैं। ठीक है, क्या होता है, अमेंडमेंट। ठीक है, यानी कि अपनी गलती को आप सुधार सकते हो, लेकिन किसके थ्रू, अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, जब भी हम कोई रिटर्न्स प्रिपेयर करते हैं तो उसे बोलते हैं हम करंट पीरियड। क्या बोलते हैं, करंट पीरियड। और जो रिटर्न फाइल हो चुका होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीवियस पीरियड। तो अभी जैसे हम इस पर्सन का रिटर्न फाइल कर रहे हैं जीएसटीआर 1 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, अप्रैल, यानी कि अप्रैल में की ड्यू डेट कब आएगी, जो इसकी नेक्स्ट की ड्यू डेट होगी। अब इसकी ड्यू डेट क्या है, 26/5/2021। तो जो हम करंट मंथ में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसका मतलब यानी कि उसका जिस पीरियड का रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो मेरा क्या बन जाता है, करंट पीरियड। ठीक है, और उससे प्रीवियस का पीरियड हमारा प्रीवियस पीरियड। ठीक है, तो हम अप्रैल का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वो मेरे लिए क्या है,
करंट पीरियड। क्लियर है? यस सर। यस ठीक सर। है, तो इस 19 फील्ड में से हमारे पास करीबन 10-12 फील्ड तो हमारे किसके हैं, करंट पीरियड के हैं। ठीक है, और उसी में से उसी के आसपास हमारे पीरियड कौन से फील्ड हैं, जो हमारी Previous. प्रीवियस पीरियड की रिटर्न्स हमने कुछ गलत मिस्टेक कर दी थी, वो मुझे अमेंड करनी है। ठीक है, क्लियर है? तो जब करंट पीरियड में आप फाइल कर रहे हो, अगर कोई गलती नहीं कर रखी पीछे और कोई अमेंडमेंट नहीं करना है आपको अपने रिटर्न्स में, ठीक है, गलती भी होती है, अमेंडमेंट भी होती है, ठीक है, तो कोई अमेंडमेंट नहीं करना, तो आपको सिर्फ ये 10-12 फील्ड ही भरने हैं, आपको ये पूरा 19 फील्ड आपको इंफॉर्मेशन नहीं देना है। ठीक है, क्लियर है? अब Yes. बेसिकली आपको समझाता हूं मैं एक चीज से पहले, आप ना कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको समझाता हूं। हमारी ट्रांजेक्शन टाइप क्या होती है, मुझे ये बताओ। अगर हम बात करें, हमने डिस्कस किया था उस दिन एक चीज, क्या कि ट्रांजेक्शन टाइप। ठीक है, अगर हम ट्रांजेक्शन टाइप की बात करें तो कितने तरीके की होती है। अगर हम ट्रांजेक्शन टाइप की बात करें ना, तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन जो होता है ना, वो होता है हमारा D2B, होता है ना, D2B ट्रांजेक्शन। ठीक है, और दूसरी ट्रांजेक्शन कौन सी होती है, B2C. B2C ट्रांजेक्शन। B2B को क्या बोलते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, और इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस टू कस्टमर. क्या, कस्टमर। ठीक है, D2B का मतलब हो गया कि बिजनेस टू बिजनेस, कौन सा, एक जीएसटी से दूसरे जीएसटीएन। ठीक है, एक जीएसटी से दूसरी एनएन, यानी कि जीएसटीएन, इसके लिए मैंडेटरी क्या है, जीएसटीएन टू जीएसटीएन, यानी कि परचेजर और सप्लायर, सॉरी सप्लायर एंड परचेजर दोनों के पास जीएसटी नंबर है। ठीक है, और यहां पे जीएसटीएन नंबर है टू किसको, नॉन जीएसटी को। ठीक है, नॉन जीएसटीएन, यानी कि सप्लायर के पास भी, परचेजर के पास कोई जीएसटी नंबर नहीं है। ठीक है, अब इस ट्रांजेक्शन्स में B2B के ट्रांजेक्शन्स की बात करें, ठीक है, B2B की, तो डिपार्टमेंट ने बेसिकली कैटेगरी के इसको कैसे किया है मैं एक बार समझो इसको। इस B2B को इन्होंने दो पार्ट में बांट दिया। एक इस B2B में दो तरह की ट्रांजेक्शन हो सकती है मेरी B2B में, और B2C के अंदर भी अलग तरह की ट्रांजेक्शन दो पार्ट में बांटा है। B2B की एक ट्रांजेक्शन को तो हम कर सकते हैं, देखो B2B में सिर्फ यहाँ पे ये जो ये एक्सेप्शन आएगा, एक ये एक्सपोर्ट वाला आएगा। ठीक है, जीएसटीएन में। अब हम B2B की बात करते हैं, तो एक तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स होती है, एक तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स है। नॉर्मल है कौन सा, विद इन इंडिया। ठीक है, नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स मान लो इसको, एक तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स है, और दूसरा क्या है हमारा, एक्सपोर्ट। दूसरा क्या है, एक तरीके का एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स। और B2C में सरकार ने बोला कि एक तो हम बोलेंगे B2C में एक तो होंगे जो लार्ज सप्लाई होंगी। ठीक है, लार्ज इनवॉइस, लार्ज सप्लाई। ठीक है, और एक सरकार बोलती है जो हमारे स्मॉल सप्लाई है। कौन से, स्मॉल सप्लाई। ठीक है, अब लार्ज सप्लाई में क्या आता है, लार्ज सप्लाई में वो ट्रांजेक्शन्स आती हैं जिसकी वैल्यू किसकी, इनवॉइस वैल्यू, जिसकी इनवॉइस वैल्यू कितने से ज्यादा हो, ग्रेटर देन 2.5 लाख। ठीक है, ठीक है, और जो जितने भी सप्लाई, स्मॉल सप्लाई में किसको बोलेंगे, वो बेसिकली जिसकी इनवॉइस वैल्यू कितने से है, तो लेस देन 2.5 लाख है। ठीक है, अब जो मेरी ट्रांजेक्शन होती है, एक तो B2B हुई, दूसरा क्या हो गया, B2C ट्रांजेक्शन। ठीक है, क्लियर है?
अब इस B2B ट्रांजेक्शन में भी ना दो चीज समझना, इस ट्रांजेक्शन्स में भी एक बेसिकली दो तरीके की ट्रांजेक्शन्स होती हैं। इस ट्रांजेक्शन्स में बात करें तो इस ट्रांजेक्शन्स में भी दो तरीके की ट्रांजेक्शन्स होती हैं। एक तो होता है जिसे हम बोलते हैं, सर लार्ज सप्लाई में आपने 2 लाख लिखा है। 2 लाख लिख रहा हूँ, हाँ जी सर। इरेजर कहाँ गया, कितना है इनवॉइस वैल्यू ना, ग्रेटर देन 2.5 लाख। ग्रेटर ग्रेटर देन ग्रेटर देन 2.5 lakhs, ठीक है। यस सर। अब इसमें दो तरह की ट्रांजेक्शन हो गई, इंटर और इंट्रा, ठीक है। और यहां भी दो तरीके की होगी, इंटर इंटर। यहां भी हमारे पास दो तरह की ट्रांजेक्शन होगी। एक दो ट्रांजेक्शन होगी, कौन सी होगी, इंटर और इंटर और इंट्रा, और दूसरा इंट्रा, ठीक है। क्लियर है। ट्रांजेक्शन B2C है, लार्ज होगा 2.5 लाख, लेकिन ट्रांजेक्शन टाइप क्या है, इंटर और इंट्रा। और स्मॉल ट्रांजेक्शन है 2.5 लाख से नीचे है, ट्रांजेक्शन टाइप क्या है, अगेन इंटर और इंट्रा है, ठीक है। यहां भी हो सकता है सेम केस, यहां भी सेम केस ही होगा अगर बात करें नॉर्मल ट्रांजेक्शन की, ठीक है। तो यहां भी वही चीज आएगी, क्या होगा ट्रांजेक्शन टाइप, या तो वो क्या होगा, इंटर और दूसरा क्या होगा, इंट्रा, ठीक है। इसमें अपना इनवॉइस लार्ज है या लो है उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है, ठीक है। और एक्सपोर्ट में भी इंटर और इंट्रा का कोई ट्रांजेक्शन नहीं आता, सारी ट्रांजेक्शन क्या मानी जाती है, इंटर, ठीक है। तो ये सब चीज समझ में आ गया आपको, ट्रांजेक्शन टाइप। यस सर। यस सर। अब देखो इसका क्यों समझा रहा हूं मैं, समझूंगा कि जब हम इस GSTR1 को फिल करेंगे, किसको फिल करेंगे, GSTR1। GSTR1 को, ठीक है। ये वाली आ रही है, नहीं आ रहा ना, एक सेकंड रुको, मुझे इसको सेव करके ओपन करने दो। व्हाइट बोर्ड सेव कर लो। देखो अब जो ये फील्ड देख रहे हो ना, इसको ध्यान से समझना। टेबल नंबर 4B 4C 6B 6C, बेसिकली ये ट्रांजेक्शंस कौन सी यहाँ पे डिफाइन करनी है हमें, अपनी B2B ट्रांजेक्शंस। कौन सी ट्रांजेक्शन, B2B। तो मेरा कोई भी सेल जिसको मैंने इस नेचर में करा है, कौन से, B2B नेचर में, ठीक है। और वो किस नेचर का है, नॉर्मल ट्रांजेक्शन है। कौन सा, B2B तो है लेकिन कौन सा है, नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो मैं इसको कहां करूंगा, तो इसको मैं कहां राइट करूंगा, इसको पेंट पे खोल लेता हूं, पेंट पे अच्छा हो जाएगा। तो जो भी मेरी ट्रांजेक्शन बेसिकली इस नेचर की है, यहां वाली ये ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये वाली जो ट्रांजेक्शन आएगी, ठीक है, इसकी एंट्री मैं कहां करूंगा, अपनी टेबल नंबर 4 में। कौन से में, टेबल नंबर 4 में। ये जो ट्रांजेक्शन है ना मेरी नॉर्मल ट्रांजेक्शन, जिनकी वैल्यू किसको है, B2B को है। यानी कि जब भी हम इंडिया में कोई भी सेल करेंगे और बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी, बिजनेस टू बिजनेस में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो हो सकता है वो कंपोजिट डीलर को, ठीक है, किसको हो, चाहे वो कंपोजिट डीलर को हो या फिर किसको, बताओ ना, कंपोजिट डीलर को हो या रेगुलर को हो, कस्टमर को नहीं, कंपोजिट डीलर को हो या रेगुलर को। यानी कि जो मेरा बायर है वो रेगुलर भी हो सकता है, रेगुलर GSTN भी उसका हो सकता है, या कंपोजिट हो सकता है। हमें बस देखना है क्या उसका GSTN नंबर है, ठीक है। अगर उसका GSTN नंबर है तो उसकी एंट्री हम कहां करेंगे, इस वाले कॉलम में, ठीक है। तो इसमें तो टेबल नंबर 6 में। और एंट्री करने के लिए क्या करते हैं, हम इसे बेसिकली ओपन करते हैं और यहां से ऐड डिटेल करते हैं।
जब हम ऐड डिटेल करेंगे ना, तो ये मेरे से क्या मांगेगा, पहला देखो क्या मांग रहा है, जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर। नंबर। तो जीएसटी नंबर डाल दिया, जैसे ही जीएसटी नंबर डालोगे उसका रिसीवर नेम अपने आप जीएसटी से फेच होगा। फिर मुझे उसकी डालनी होती है इनवॉइस नंबर, जिस इनवॉइस की इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, डिटेल डाल रहा हूँ। फिर वो डालनी होती है मुझे इनवॉइस डेट, किस डेट का वो इनवॉइस है, किस जगह माल गया है, प्लेस ऑफ सप्लाई। ये बेसिकली अगर अलग होता है तो अपने आप ये ले लेगा, ठीक है, जैसे जो जीएसटी नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग ले लेगा, अदरवाइज लेकिन माल अगर कहीं और डिलीवर हुआ है तो मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट करनी होती है। फिर टोटल इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग ऑल। इनवॉइस वैल्यू का मतलब होता है उसके ऊपर गुड्स की वैल्यू भी है, सर्विस अगर लगा है तो सर्विस की वैल्यू भी है, टैक्स की वैल्यू भी है, और अगर कोई अदर पैकिंग मटेरियल फलाना करना कोई भी चार्जेस है, टोटल इनवॉइस वैल्यू जो कस्टमर को फाइनल पेमेंट करना है, समझ गए, उसकी वैल्यू यहाँ डालनी होती है। और फिर जैसे हम नीचे वैल्यू डालते हैं, मेरे पास वो नीचे फॉर्म खुलता है, ठीक है, छोटा सा, वहां डिटेल मुझे बतानी होती है कि कितना मैंने वहां पे किया है। एक सेकंड होल्ड करो, मैं देखता हूँ कोई जीएसटी नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका देखते हैं है या नहीं। तो कोई दिक्कत आ रही है, तो हमें यहाँ पे क्या डालना है, पर्सन का जीएसटी नंबर और फिर उसकी रिसीवर नेम, इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट, प्लेस ऑफ सप्लाई और टोटल इनवॉइस वैल्यू। ये जब डालोगे तो टेबल आ जाएगी नीचे और उसके अंदर डिटेल मुझे अपडेट करनी होती है। इसे करके हम सेव करते हैं। जैसे देखो मैं यहाँ पे ऐड डिटेल कर रहा हूँ, ठीक है, ऐड डिटेल करके मैं यहाँ पे एक कोई भी जीएसटी नंबर एंटर करते हैं, 09 BC बी। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को सबको? यस सर। 09 BU CP S 62 68 R 1ZI। ठीक है, जैसे ही डाला पर्सन का नाम आ गया, जो ट्रेड नेम है ट्रेड नेम आ जाएगा। सपोज को इनवॉइस नंबर, इनवॉइस टोटल इनवॉइस, इसका इनवॉइस नंबर 52 है, ठीक है। इनवॉइस डेट सपोज करो मेरी अप्रैल की, जब रिटर्न फाइल करते हैं तो 10/4/2021, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई जैसे इस जीएसटी नंबर के अगेंस्ट आपका प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा, लेकिन अगर गुड्स की डिलीवरी कहीं और हो रही है तो आप इसे चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। टोटल इनवॉइस मैंने बोला कि ये 50,000 रुपए का टोटल इनवॉइस वैल्यू था, ठीक है, इंक्लूडिंग जीएसटी। जैसे ही एंटर करोगे ये आपकी टेबल खुल जाएगी और यहां बताना होता है कि रेट वाइज आपने किस रेट पे गुड्स की सेल की है या सर्विस की सेल की है। तो अगर आपका गुड्स 18% पे है तो अगर वो 40,000 रुपए का गुड्स वैल्यू थी, टैक्सेबल वैल्यू, तो यहाँ पे आप 40,000 रुपए एंटर करोगे, ठीक है, और ये आपका टैक्स अमाउंट अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। अगर एक इनवॉइस में अलग अलग रेट से गुड्स आ रहे हैं तो आपको अलग अलग रेट के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन यहीं पे फिल करनी है। इनवॉइस 2 बार नहीं डालना, इनवॉइस कितनी बार डालना है, सिर्फ एक बार, ठीक है। एक इनवॉइस नंबर सिर्फ एक ही बार एंटर होगा। अब यहाँ पे 50,000 की वैल्यू है और हमने डाला कितना, 40,000 प्लस 7,200 यानी कि 47,200। हो सकता है 2,800 रुपए उसका क्या हो, कार्टेज हो, ठीक है, या कोई भी पैकिंग चार्जेस या किस कोई विषय जिस पे वो जीएसटी कलेक्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो आपको टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ इंटर करना है, जीएसटी नंबर इंटर करना है, इनवॉइस नंबर इंटर करना है और इनवॉइस डेट। ये इंटर करने के बाद जैसे ही आप इसे सेव करोगे आपकी एक इंफॉर्मेशन यहाँ से सेव हो जाएगी। ऐसे करके आपको अपनी दूसरी भी इंटर डिटेल करनी है, फिर तीसरी करोगे, ऐसे करके अपनी सारी इनवॉइस को आप जो भी अपने करंट पीरियड में रिटर्न फाइल कर रहे हो, ठीक है, या आपकी प्रीवियस कोई रिटर्न्स में इनवॉइस छूट गया है, ठीक है, उसको भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन इंटर करनी है, जिसके अगेंस्ट जिसका जीएसटीएन नंबर हो, यानी कि B2B सप्लाई, ठीक है, क्लियर है? यस सर। यहाँ अपडेट होने में टाइम लगता है ना? हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है। ये अभी नीचे अभी देखो यहाँ पे अपडेटिंग हुआ, ठीक है, वो टाइम लगता है। इसे जब आप एक दो बार रिफ्रेश करोगे, फाइनली सेव कर दोगे तो टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है।
अब हमने बात कर ली B2B की, ये वाली एंट्री हमने कहां कर दी, टेबल नंबर 4 में। जो एक्सपोर्ट का इनवॉइस है वो एंट्री करते हैं हम किसमें, जो एक्सपोर्ट का है वो हम करते हैं टेबल नंबर 6 में। इसे करते हैं हम टेबल नंबर 6 में, ठीक है। जो B2B के सप्लाई हैं ये टेबल नंबर 6 एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, जो भी हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहां से ये इंफॉर्मेशन आपने पढ़ लेना, करोगे बेसिकली। कि कहता है कि आपका आईसी गेट पोर्टल जो है जीएसटी का, उससे आपकी मैचिंग होनी चाहिए, आप उसको कम मत दिखा देना, ठीक है। यहां से अगेन आप क्या करोगे, अपलोडेड बाय टैक्स पेयर, ऐड डिटेल करोगे, इनवॉइस नंबर। अब यहाँ पे B2B है, एक्सपोर्ट है, सामने वाले का जीएसटी नंबर नहीं आता, तो यहाँ पे सिर्फ क्या इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होती है, इनवॉइस नंबर, ठीक है। अगेन इनवॉइस डेट, पोर्ट कोड, पोर्ट कोड जिस पोर्ट से आपका माल बाहर जा रहा है, ठीक है। शिपिंग बिल नंबर या बिल ऑफ एक्सपोर्ट नंबर, शिपिंग बिल डेट और एक्सपोर्ट डेट, इनवॉइस वैल्यू, सप्लाई टाइप, और ये पेमेंट जो है जीएसटी की, जो आप इनवॉइस सेल कर रहे हो, ये विद पेमेंट है या विदाउट पेमेंट है। बेसिकली एक्सपोर्ट का एक प्रोविजन है कि अगर आप एलयूटी के साथ फाइल करना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसे फाइल कर सकते हो, आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप बिना एलयूटी के फाइल करोगे, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। सरकार को पहले टैक्स दोगे और फिर उसका क्लेम लोगे, यानी कि रिफंड क्लेम करोगे। तो ये एक्सपोर्ट की इनवॉइस आप टेबल नंबर किस में चढ़ाओगे, बताओ, 6 में, टेबल नंबर 6 में सर। 6 में, ठीक है। तो हमारे 2 टेबल कवर हो गए। यस पहले वाले इसमें क्या चढ़ा, देखो अब यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो गई। पहले वाले में सिर्फ B2B इनवॉइस, बिजनेस टू बिजनेस, जिसका जीएसटी नंबर है, ठीक है। एक्सपोर्ट के इनवॉइस कहां चढ़ेंगे, यहां पे। अब हम बात करते हैं B2C की, किसकी बात कर रहे हैं, B2C की। ट्रांजेक्शन टाइप में बस दूसरा रहेगा ना, B2C ट्रांजेक्शन। अब B2C ट्रांजेक्शन में बेसिकली मेरे पास 2 कैटेगरी है, एक है पहली लार्ज की और दूसरी है स्मॉल की, क्लियर है। लार्ज में मेरे पास है इनवॉइस वैल्यू ग्रेटर देन 2.5 लाख, इंटर और इंट्रा, 2 टाइप की है ट्रांजेक्शंस, यानी कि वैसी ट्रांजेक्शंस जिसकी इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है। और कौन सी ट्रांजेक्शन है वो, B2C, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर किया गया है, कंज्यूमर किया गया है, सामने वाले पर्सन का जीएसटी नंबर नहीं है, ठीक है। तो उस केस में मुझे बस ये देखना है कि इंफॉर्मेशन कहां जाएगी। इसके लिए बेसिकली दो टेबल हैं, एक है टेबल नंबर 5, ठीक है, और दूसरा है टेबल नंबर 7, ठीक है। 2 टेबल हैं, टेबल नंबर 5 और दूसरा है टेबल नंबर 7, ठीक है। तो ये टेबल नंबर 5 में कौन जाएगा और टेबल नंबर 7 में कौन जाएगा, तो बस इसमें ये देखना है। देखो ये जो देख रहा हूं तीसरी इनवॉइस, ये वाली इंटर की, इनवॉइस वैल्यू ग्रेटर देन 2.5 लाख, और ट्रांजेक्शंस क्या है, इंटर है। इंटर का मतलब बिटवीन 2 स्टेट हुआ है, तो ये वाला ट्रांजेक्शन तो सिर्फ जाएगा टेबल नंबर 5 में। और जो ये मेरी ट्रांजेक्शंस हैं, कौन सी, B2C, ये दोनों, ये जो ट्रांजेक्शंस है ये कहां जाएंगी, टेबल नंबर 7, ठीक है। अब देखो यहां पे 5 है टेबल नंबर, यहां पे देखो क्या लिखा है, पढ़ो, रीड आउट करो। लार्ज इनवॉइस, B2C लार्ज इनवॉइस B2C, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई टू ए का मतलब क्या हो गया, अनरजिस्टर्ड पर्सन, वेयर प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई दैट इज स्टेट कोड इज अदर देन स्टेट वेयर द सप्लायर इज लोकेटेड, दैट मीन्स इंटर स्टेट सप्लाई, एंड वेयर द वैल्यू ऑफ इनवॉइस इज मोर देन 2.5 लाख, 2.5 लाख। यानी कि जब भी मेरी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि ट्रांजेक्शन क्या है, तो B2B है, ट्रांजेक्शंस क्या की वैल्यू क्या है, तो
5 लाख है से ऊपर है, ठीक है, और वो एक कौन सी ट्रांजेक्शन है, Interstate. इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो उसकी इंफॉर्मेशन मैं कहाँ पुट करूंगा, टेबल नंबर 5 के लिए। यहाँ पे कुछ नहीं करना, क्लिक करना है, जैसे आप एक्सपोर्ट का डाल रहे थे ना, यहाँ पे जीएसटी नंबर नहीं आएगा। यहाँ पे क्या बताओगे कि ये ट्रांजेक्शन किस स्टेट में डिलीवर्ड हुआ है, हमने बोला स्टेट बिहार। इनवॉइस नंबर हमने बोला 53, इनवॉइस डेट हमने बोला कि भाई अप्रैल का है, 15 तारीख का हुआ है, ठीक है। ट्रांजेक्शन टाइप अपने आप आ गई इंटर। इनवॉइस वैल्यू जी कितने की है, 1,95,000 रुपए, सही है, गलत है सर, गलत है। 2 लाख क्यों, क्योंकि इसमें इनवॉइस वैल्यू कितनी से ऊपर क्या आएगी, 2,50,001, एटलीस्ट इतना रुपए का तो आएगा आएगा, ठीक है, 2,50,000 से ऊपर, ठीक है, तभी ये यहाँ पे एंट्री करेंगे। टोटल इनवॉइस वैल्यू हो गई, और फिर यहाँ पे हमने दे दिया कि भैया ये इनवॉइस में हमने कौन सा किया है, तो 18 वाला किया है, ठीक है। तुम कहते हैं 1,98,000 का, तो वो है, या 2 लाख का कर देते हैं, 2,10,000, ठीक है, 2,15,000, 10,000, ठीक है, 2,10,000 रुपए का इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू है, 37,000 का टैक्स है, और टोटल इनवॉइस वैल्यू सब मिला उला के 2,50,000 एक है करके हम यहाँ पे सेव कर देंगे। ऐड हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बस ये देखना है कि B2C में कौन सा इनवॉइस जाएगा, तो B2C में जो इनवॉइस वैल्यू इंटर स्टेट, तो सबसे पहली कंडीशन तो है कि इंटर स्टेट होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या है 2.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए, और तीसरी क्या है कि वो B2C होना चाहिए, ठीक है। जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उसकी एंट्री तो यहाँ डाल देंगे, और जो बच गया उसकी इंफॉर्मेशन हम टेबल नंबर 7 है ना, B2C अदर टैक्सेबल सप्लाई नेट ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन सप्लाई कवर्ड इन टेबल नंबर 5। अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन डालनी है वो किसकी डालनी है, इनवॉइस वाइज, ठीक है। जैसे एक पर्सन को हमने इनवॉइस नंबर 53 के अगेंस्ट में अगर माल बेचा है 2.5 लाख रुपए का, तो मैं इसकी इंफॉर्मेशन डाल दूंगा। लेकिन उसने अगर इंफॉर्मेशन में से 2.5 लाख में से उसने सपोज करो 50,000 का माल वापस कर दिया, तो हमारे लिए क्या है वो, सेल रिटर्न, क्या है वो, सेल्स रिटर्न, सेल रिटर्न। सेल रिटर्न के लिए हम क्या इश्यू करते हैं, सेलर क्या इश्यू करता है, क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट, हाँ यस सर, क्रेडिट नोट इशू करता है ना। तो यहाँ पे तो हम पूरा चढ़ाएंगे 2.5 लाख से, ठीक है, और क्रेडिट नोट की इंफॉर्मेशन में अलग से जो क्रेडिट नोट डेबिट नोट की फील्ड दे रखी है उसमें चढ़ाएंगे, ठीक है। उस इनवॉइस से रिलेटेड कोई क्रेडिट नोट आया, उस सप्लायर से वापस होकर कोई माल आया, तो उसकी इंफॉर्मेशन में अलग से चढ़ाऊंगा। लेकिन जो भी सेल हमारी 2.5 लाख से नीचे हुई है और वो इंट्रा हुई है और B2C हुई है, उसका कोई अगर कोई क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इश्यू करता है, ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक साथ एंट्री करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ट्रांजेक्शन थी, सपोज करो इनवॉइस वैल्यू, ठीक है, कितने की है, तो 1 लाख रुपए की है, कितने की है, तो 1 लाख रुपए की, ठीक है, और इसका एक डेबिट नोट है हमारे पास, यहाँ पे स्टेट वाइज एंट्री है, तो वॉइस वैल्यू मत चलो, होल्ड करो। हमने सपोज करो बिहार को सेल किया, ठीक है, स्टेट कौन सा है, बिहार, स्टेट मान लो हमने बोला बिहार का, ठीक है, और टोटल सप्लाई इन अप्रैल कितनी है, तो 5 लाख रुपए की, ठीक है, टोटल सप्लाई कितनी है, तो 5 लाख रुपए की। आ गया, तो स्टेट बिहार टोटल सप्लाई ₹5 लाख, ठीक है। अब डेबिट नोट, डेबिट नोट प्लस होगा माइनस होगा मेरे सप्लाई से, माइनस, डेबिट नोट हम कब इशू करते हैं,
जब परचेज पे Purchase करते हैं। रिटर्न, रिटर्न परचेज रिटर्न में, और जब कोई माल हमने वापस करना हो तो परचेज। तो मेरे लिए परचेज रिटर्न हो गया, तो वही तो बोल रहा हूँ। और कब इशू करते हैं डेबिट नोट? सर जब अमाउंट गलत होती है, अमाउंट गलत होती है या तो ज्यादा Amount चला गलत गया हो, होती है। Suppose ज्यादा वो- अमाउंट चला गया हो। सेल किए हैं और जो वो इनवॉइस रेट्स के वो अंडर वैल्यू था, 100 रुपए सेल के इनवॉइस रेट्स के 90 रुपए था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। या तो अल्टर्ड वैल्यू का होगा, या कभी प्राइस एस्केलेशन भी होते हैं कि भाई हमने एग्रीमेंट किया, आपको इनवॉइस रेज कर दिया, फाइनल वैल्यू अब ये निकल के आई। यानी कि जब मुझे बायर से एक्स्ट्रा पैसे लेने हैं, ठीक है, बायर से मुझे उसी इनवॉइस के अगेंस्ट में क्या लेने हैं, ज्यादा पैसे लेने हैं, ठीक है। तो हम डेबिट नोट इशू करते हैं। तो सपोज हमने डेबिट नोट इशू किया कितने का, तो 25,000 रुपए का, ठीक है। कितने का, तो ₹25,000 का, ठीक है। और मेरे पास उसी मंथ पूरे क्रेडिट नोट है, कितने रुपए का, यानी कि सप्लायर बायर ने मेरा माल वापस कर दिया, कितने का, तो 75,000 का। तो जो मैं जीएसटी में एंट्री दिखाऊंगा ना, टोटल सप्लाई इसके स्टेट की, स्टेट बिहार की, कितनी आएगी, 5,50,000, 50,000 50,000 प्लस 25,000 माइनस 70, 75,000 ठीक है। कितना हो गया, 5,50 हो गया ना। 5,50 हो गया सर। 450 5,00,000 4,50,000 4,50,000, 4,50,000 ठीक है, रुपीज 4,50,000, अच्छा हाँ सर, ठीक है। माइनस हो, ठीक है। मैं इसकी एंट्री करूंगा, यानी कि टेबल क्या कहता है, टेबल 7, कि भाई जब एंट्री करना ना, तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट सारा एडजस्ट करके करना है। सर एक क्वेश्चन है बताओ। सर, अगर क्रेडिट नोट नेक्स्ट मंथ में आ गया देन तो आप नेक्स्ट मंथ में उसको सेटल करोगे अपने सप्लाई से। उसका इफेक्ट नेक्स्ट मंथ में लेंगे। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट मंथ में लोगे। जो इस मंथ में क्रेडिट नोट आया उसका इफेक्ट इस मंथ में, और जो क्रेडिट नोट उस अगले महीने आया है उसका इफेक्ट अगले महीने में। क्योंकि यहाँ पे आपसे जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है वो इनवॉइस वाइज नहीं मांगी जा रही, ठीक है, इनवॉइस वाइज नहीं मांगी जा रही। अगले महीने मैंने टोटल 6 लाख का सेल कर रखा है, और क्रेडिट नोट इस महीने आया है, पिछले महीने के सेल से रिलेटेड, ठीक है, तो मैं उस अगले महीने उसको एडजस्ट करूंगा। सर एक चीज पूछनी थी, बताइए। सर जैसे ई कॉमर्स वाले होते हैं जो, उनका जो ऑर्डर कैंसिल हो गया है, तो उनको क्रेडिट नोट डेबिट नोट तो आते नहीं, तो उसकी एंट्री तो नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं, सबके क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू होते हैं। अगर ऑर्डर ही कैंसिल हो गया सर, कोई देखो ऑर्डर कैंसिल हो गया तो सप्लाई हुआ ही नहीं ना, हाँ मतलब वही ऑर्डर उन्होंने जाके सेल चली गई और सेल रिटर्न आ गई, इनवॉइस अगर कट गया आपका, ठीक है, ऑर्डर कैंसिल, आपने किसी बायर को बोला, आपके पास फोन है अभी सुबह सुबह कि भाई मुझे ना 200 पीस लैपटॉप भिजवा दे, ठीक है, शाम को उस बायर का फोन आ गया कि छोड़ दो, कैंसिल कर दो ऑर्डर, आपने माल निकाला ही नहीं है अपने प्रीमाइसेस से भी, ना इनवॉइस जनरेट किया है, ठीक है, तो उस केस में डेबिट नोट क्रेडिट नोट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। लेकिन ई कॉमर्स के केस में जब सप्लाई निकल जाती है आपके, आपने इनवॉइस जनरेट कर दिया, गुड्स चली गई आपके प्लेस से, ठीक है, तो वो पहले बायर तक पहुंचती है, इन बिटवीन कैंसिल नहीं होती कभी भी, बायर तक पहुंचती है, बायर उसको मना कर देता है लेने से, ठीक है, तो उस केस में क्या होती है, सेल रिटर्न होती है, तो डेबिट नोट हमारे पास आता है, क्रेडिट नोट, ठीक है। सर हाँ बताइए। सर जो आप बता था कि टोटल इनवॉइस वैल्यू वाला एक था भरने का, तो मान लीजिए टोटल इनवॉइस वैल्यू 2.6 लाख का, और जो परचेजर है जब एक्चुअल पेमेंट करता है तो 2.4 लाख का करता है, ठीक है, तो इनवॉइस वैल्यू तो रेज हो गया 2.6 लाख का, और उस हिसाब से उसमें जीएसटी भी है, और जब एक्चुअल पेमेंट हम रिसीव किए हैं वो 2.4 है, और 2.4 के हिसाब से उसमें जीएसटी, तो एक में इनवॉइस वैल्यू डिफर कर रहा है, और दूसरा चीज जीएसटी का अमाउंट जो एक्चुअल हम रिसीव किए हैं वो भी कम है। देखो आपने इनवॉइस अगर 2.5 लाख रुपए का रेज किया है तो आपकी लायबिलिटी 2.5 लाख रुपए के ऊपर बनेगी। आपने बायर से 2.30 रिसीव किया, आपने बायर से 2.10 रिसीव किया, जीएसटी को उससे मतलब नहीं है। पहले तो आप क्या करोगे, अगर ऐसा कंडीशन है सेम मंथ में एंट्री कर रहे हो, सपोज आपने आज माल भेजा, 5 दिन बाद बायर ने आपको 2,40,000 भेज दिए, अब 10,000 रह गया आपका, ठीक है, पार्टी से लेना। अगर वो नहीं, हम कहना चाह रहे हैं कि वो फाइनल पेमेंट कर दे, जो कैश डिस्काउंट होता है ना, प्रॉम्प्ट पेमेंट। हाँ मैं बताता हूँ, कोई करो, तो उस केस में क्या करोगे, आप पार्टी को क्रेडिट नोट इशू करोगे, आप क्रेडिट नोट इशू करोगे, क्योंकि आपको अपनी एंट्री क्रेडिट नोट से एडजस्ट करनी है। इनवॉइस में आप छेड़ नहीं सकते,
इनवॉइस चला गया, इनवॉइस में कोई अमेंडमेंट नहीं होगी, ना इनवॉइस रिवाइज होगा, पहली चीज। ठीक है, ठीक है। अब 10,000 रुपए आप अपनी जेब से तो भरोगे नहीं, क्योंकि बायर ने 10,000 रुपए नहीं दिए आपको, आपने भी मान लिया ठीक है कि 10,000 रुपए कम दे देना। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए अपनी 10,000 रुपए की सेल को कम करोगे, करोगे ना। हाँ। तो उसके लिए क्या इशू करोगे आप, क्रेडिट नोट। ठीक है, अब उसकी एंट्री कैसी होगी मैं समझाता हूं। तो अगर ऐसा केस टेबल नंबर 7 वाला है, ठीक है, तो आप टोटल एंट्री कितनी की चढ़ाओगे, 4,40,000 की, नेट इफेक्ट 2,40,000 नेट इफेक्ट की। ठीक है, टोटल एंट्री कितनी की चढ़ाओगे, 2,40,000 की। लेकिन अगर एंट्री ये वाली है, B2B वाली है, किसकी वाली है, B2B वाली है, तो आप क्या करोगे, अब हम उसी फील्ड पे आ रहे हैं, समझो। हमने अपनी सेल चढ़ा दी, सारी सेल चढ़ गई, B2B की भी चढ़ गई, एक्सपोर्ट भी चढ़ गई, इंटर भी चढ़ गई, इंट्रा भी चढ़ गई और लार्ज भी चढ़ गया। ठीक है, हम यहाँ पे कैसे चढ़ाएंगे, टेबल नंबर 7 में यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिटेल जो डालते हैं वो हम डालते हैं ऐसे। यहाँ सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं स्टेट को, जैसे हमने यहाँ सिलेक्ट किया कौन सा स्टेट, तो बिहार। टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी, बताओ बताओ। और आप यहाँ पे कौन सी डाले, हमने 5 डाले या 4,50,000 डाले, 450 4,50,000 बिल्कुल। यहाँ पे हम 4,50,000 डालेंगे टोटल टैक्सेबल वैल्यू विदाउट जीएसटी। अगर हम इसको रिवर्स में करके कैलकुलेशंस करें तो सपोज करो ये 4 लाख आता है, मैं कहता हूँ सपोज करो फॉर एग्जांपल 4 लाख आता है, और यहाँ पे रेट सिलेक्ट करना है कि इस 4 लाख की सेल में अपना रेट बताओ कि 12% वाला कौन सा है, 18 वाला कौन सा है, कितना है। और तो हम कहते हैं हम तो 18 वाला ही सेल करते हैं सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 4,72,000। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको कम कर लो, 4,30,000 रुपए कर लो। ठीक है, 4,30,000 18% के रेट से अभी भी 4,80,000 होगा, सॉरी ये होगा 3,90,000 समथिंग ये। ठीक है, ये दे रहा है 3,90,000 18% के रेट से समथिंग ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करके आप इसको सेव कर दोगे। ऐसे करके आपको एवरी स्टेट की डिटेल डालनी है, कैसे, रेट वाइज। कैसे डालोगे, स्टेट वाइज एंड रेट वाइज। रेट वाइज, ठीक है, आपको दोनों डालने पड़ेंगे, स्टेट वाइज भी डालना है और रेट वाइज भी डालना है। तो आपको ऐसे करके आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन को B2C में इंटर कर दोगे। ठीक है, तो ये वाली एंट्री हो गई, ये वाला भी हो गया, मेरे को समझ में आ गया। ठीक है, ये वाला भी हो गया, 6 भी हो गया मेरा, और साथ में ये 7 भी हो गया। क्लियर है आपका सबको। तो अब बात आती है कि एक क्वेश्चन था कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट अगर इनवॉइस के अगेंस्ट इशू हो रहे हैं तो अगर वो B2B सप्लाई वाला है, B2C सप्लाई वाला है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। अगर वो ट्रांजेक्शन 2 लाख से नीचे, 2.5 लाख से नीचे की इनवॉइस के अगेंस्ट में कोई मेरे पास डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू हो रहा है तो मैं यहाँ नेट इफेक्ट करके डाल दूंगा। लेकिन अगर वो इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है और वो साथ साथ में इंटर स्टेट है, कौन सी है, इंटर स्टेट, तो इनवॉइस वैल्यू तो हम यहाँ चढ़ाते थे 5B में, तो उसका जो क्रेडिट नोट या डेबिट नोट चढ़ेगा ना, ठीक है, वो चढ़ेगा टेबल नंबर 9B में। कहां चढ़ेगा, 9B, टेबल नंबर 9B में। यानी कि इस सप्लाई से रिलेटेड अगर कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू हुआ है, चाहे वो करंट मंथ में हुआ है, ठीक है, चाहे वो करंट मंथ में हुआ है या प्रीवियस मंथ में हमने कोई सेल यहां चढ़ाई थी, उसका क्रेडिट नोट या डेबिट नोट अब हम इशू कर रहे हैं। ध्यान रखना, बहुत बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का जो इनवॉइस नंबर होता है ना, वो पार्टी ने क्या इशू किया है उसे की डाल देते हैं। ठीक है, समझ गए। हमें GSTR 1 को समझना है। GSTR 1 आउटवर्ड सप्लाई है आपकी, ठीक है, किसकी है, आउटवर्ड सप्लाई सेलर की है, सप्लायर की है। तो इसमें क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की एंट्री भी उसी की होगी। यानी कि हमने जो इशू किया है, क्या किया है, हमने जो इशू किया है उसकी इंफॉर्मेशन डालेंगे। हमने सामने वाली पार्टी से रिसीव क्या किया, ठीक है, हमने सामने वाली पार्टी से रिसीव क्या किया उसकी इंफॉर्मेशन नहीं डालेंगे। ऑब्वियसली जब सामने वाला पार्टी क्रेडिट नोट इशू करेगा तो हम उसको डेबिट नोट देंगे, देंगे ना, यस यस सर। और वो जब डेबिट नोट देगा तो हम उसको क्रेडिट नोट देंगे। रिवर्स एंट्री होती है तभी वो बुक में जाती है, ठीक है। सर। तो हम क्या इशू कर रहे हैं उसकी डिटेल आपको डालनी है। सामने वाले से क्रेडिट नोट क्या आया, पता चला हमने सामने वाले से क्रेडिट नोट आया वो चढ़ा दिया,
हमें वो नहीं चलाना। हमारे सामने वाले ने अगर क्रेडिट नोट इशू किया है तो मेरी क्या कम हो रही है, परचेज कम हो रही है, परचेज डेबिट होगा। समझ गए। तो हमने क्या इशू किया है, उसको एंट्री डालनी है। तो हमने यहाँ पे जो भी इनवॉइस इशू किया था B2C का, और उसके अगेंस्ट हमने कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू किए हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हम कहाँ डालेंगे, टेबल नंबर 9 में। यहाँ पे क्या करना है, आपने ओपन करना है और अगेन आपको ऐड डिटेल करनी है। यहाँ पे टाइप 2 अपने आप आएगा, B2C लार्ज, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट नंबर डालोगे जो आपने इशू किए हैं, उसका डेट डालोगे, नोट वैल्यू डालोगे, नोट टाइप सिलेक्ट करोगे कि वो एक डेबिट नोट है या एक क्रेडिट नोट है, ठीक है। फिर आप प्लेस ऑफ सप्लाई सिलेक्ट करोगे, किस प्लेस ऑफ सप्लाई को में आपने इशू किया है वो, ठीक है। क्या वो इंटर है या एंट्री टाइप, इंटर टाइप है, ये आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये सारा इंटर ही होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एंट्री भी इंटर की करते हैं, ठीक है। 2.5 लाख से ऊपर की कर रहे हैं एंट्री, ठीक है। और उसकी क्या है, ये टैक्सेबल वैल्यू और उसका टैक्स, क्लियर है। तो टेबल नंबर 7 में तो हम क्या कर रहे थे, डेबिट नोट क्रेडिट नोट को इकट्ठे एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन वो सेल जो हमने यहां चढ़ाई है उससे रिलेटेड अगर कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट आता है तो उससे की इंफॉर्मेशन हम कहाँ एंटर करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे। आता नहीं, सॉरी, इशू करते हैं तो इसकी इंफॉर्मेशन हम 9B में एंटर करते हैं। अब वो सेल जो हमने यहां चढ़ाई थी, ठीक है, वो सेल जो हमने B2B में चढ़ाई थी, यानी कि दूसरे बिजनेसमैन को दिया था, अगर उसको कोई हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू करते हैं, ठीक है, उसको कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करते हैं, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर मंथ का हो, चाहे हो सकता है 6 महीने पुराना सेल किया हुआ आज मेरे पास आ रहा है रिटर्न, ठीक है। तो अगर उसको इशू कर रहे हैं तो उसकी एंट्री हम टेबल नंबर 9B रजिस्टर्ड वाले कॉलम पर, देखो यहाँ पे लिखा है ना रजिस्टर्ड, और ये क्या लिखा है, अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड कौन सा वाला जाएगा, सिर्फ ये वाली सेल, ठीक है। अगर आप नॉर्मल किसी को सेल किए हो, उसकी इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से नीचे है, तो उसकी आप यहां मत डालना, ठीक है, क्लियर है। तो ये वाली सेल आपने डाल दी 9B में, यहां जो इनवॉइस इशू किया उससे रिलेटेड डेबिट नोट क्रेडिट नोट आपको यहां जाएंगे, मिलेंगे, ठीक है। वो करंट मंथ में भी अगर आप सपोज करो आज माल भेज रहे हो और 10 दिन के बाद उसका सेल रिटर्न हो रहा है, आपका सेल रिटर्न हो रहा है, तो उस केस में आप इनवॉइस की एंट्री तो पूरे करोगे, जितने से आपने इनवॉइस काटा था इसकी एंट्री यहाँ पे पूरे से होगी, और जितने रुपए का डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू किया उसकी इंफॉर्मेशन आप सेपरेटली यहाँ इशू करोगे, ठीक है। जब यहाँ एंट्री करोगे तो आपसे बोलेगा किस जीएसटी नंबर के अगेंस्ट कर रहे हो, जैसे हमने B2B में जीएसटी नंबर चलाया था, इसलिए यहाँ भी पूछेगा किस जीएसटी नंबर के अगेंस्ट आप डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो, डेबिट नोट क्रेडिट नोट नंबर बताओ, डेट बताओ और टाइप बताओ कि ये डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है। क्रेडिट नोट होगा तो मेरी सेल्स रिटर्न आएगी, और डेबिट नोट होगा तो मेरी सेल्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी कि मेरे लिए लायबिलिटी बढ़ेगी ना। अगर मैं किसी को डेबिट नोट इशू कर रहा हूं तो मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है, मेरे टैक्स की इंक्रीज कर रहा हूं, और क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूं तो मैं अपनी टैक्स की लायबिलिटी क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप डेबिट नोट आया तो यानी कि आप अपनी टैक्स की लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे हो और यहाँ से डिक्रीज कर रहे हो। तो अपने टैक्स की लायबिलिटी को कम करने के लिए जो एक क्वेश्चन आता है ना कि 10,000 रुपए मुझे देने पड़ेंगे, क्या नहीं देने पड़ेंगे, आप वो 10,000 रुपए क्या करना, डेबिट नोट इशू करके एंट्री यहां डाल देना, इनवॉइस पूरी 2.5 लाख से वहां जाएगी और 10,000 रुपए आप यहां डालोगे, क्लियर है। सर ये 7B वाले जो डेबिट क्रेडिट नोट होंगे वो कहाँ पे आएंगे, वो वहीं पर 7B वाले डेबिट नोट कहीं इसकी एंट्री कहीं नहीं होगी, उसको नेट ऑफ करके डालना है आपको, ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी सर। अब देखो सेल में हमने सेल्स में देख लिया, ये वाला फील्ड हमारा सेल का है, ये वाला फील्ड भी सेल का है, ये वाला भी सेल का है, उसके अलावा ये वाला भी सेल का है। ये सारी क्या है, हमारी करंट मंथ की सेल है। किसकी है, करंट मंथ की सेल, प्लस कोई प्रीवियस में रिटर्न्स में अगर कोई सेल छूट गई है जिसकी एंट्री आपने नहीं करी है उसको भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये वाले पीरियड मेरे क्या है, उसी करंट मंथ से रिलेटेड, करंट मंथ में डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जो हमने इशू किए हैं रजिस्टर्ड को और अनरजिस्टर्ड को, ठीक है। अब ये जो करंट मंथ में एंट्री चढ़ा रहे हैं इससे रिलेटेड अगर कोई अमेंडमेंट करना है, यानी कि प्रीवियस रिटर्न्स में हमने कोई अमेंड करना है, प्रीवियस रिटर्न की किसी भी रिटर्न्स की डिटेल में मुझे अमेंडमेंट डालनी है, ठीक है, तो उसके लिए ये अमेंडमेंट्स के कॉलम है। B2B में कोई अमेंडमेंट करनी है, यानी कि इससे में चढ़ाया गया इनवॉइस नंबर में कोई चेंजेस करने हैं
तो उसकी डिटेल आप कहाँ एंटर करोगे, B2B अमेंडमेंट में। इसको ओपन करोगे और फिर अपना वो फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करोगे जिसकी अमेंडमेंट करना चाहते हो। यहाँ भी 19-20 और 20-21 का ही कर सकते हो। सपोज करो हम करते हैं 20-21 का इनवॉइस नंबर, तो आपको इनवॉइस नंबर एग्जैक्ट वही इनवॉइस नंबर डालना है जो आपने अपलोड किया था। फॉर एग्जाम्पल हम इसको समझने के लिए देखते हैं रिटर्न डैशबोर्ड और एक 20-21 का Q3 फाइल है, एक इनवॉइस ओपन करते हैं। इनवॉइस नंबर है ना 291, क्या इनवॉइस नंबर है 291/2020। अब मैं इसको अपने करंट मंथ के रिटर्न में ओपन करता हूं। अमेंडमेंट B2B। अब यहाँ पे 2020 ईयर में सिलेक्ट करूंगा और ये इनवॉइस नंबर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अमेंड इनवॉइस, मेरा ये इनवॉइस ओपन हो गया ना। किसको सेल किया था, तो इस जीएसटी नंबर को सेल किया था। नाम ये है इनवॉइस, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर ये है। रिवाइज अगर मैं उसको इनवॉइस इशू कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे अलाउ नहीं होती रिवाइज इनवॉइस इशू फाइनेंशियल खत्म होने के बाद में। तो रिवाइज इनवॉइस नंबर आप कर सकते हो, ठीक है, अगर विद इन द फाइनेंशियल। तो रिवाइज इनवॉइस नंबर, रिवीजन डेट, ठीक है, अगर मैं इशू कर रहा हूं किसी दूसरे को तो, ठीक है। फिर प्लेस ऑफ सप्लाई, टोटल इनवॉइस वैल्यू में कोई गलती है उसको सुधार लो, और इस कॉलम में कोई गलती है तो उसको सुधार लो। यानी या फिर किसी दूसरे का ये इनवॉइस था, आपने किसी दूसरे जीएसटी नंबर के अगेंस्ट चला दिया तो जीएसटी नंबर चेंज कर लो। यानी कि आप अपनी इन फील्डों को अपडेट कर सकते हो। किसी गलती से किसी दूसरे के जीएसटी पे अपडेट कर दी तो दूसरे जीएसटी का चेंज कर लो। बस आपको ये ध्यान रखना जो आपने फाइल किया है सेम आपने इंटर करना पड़ेगा रिवीजन में, ठीक है। कौन सा इनवॉइस नंबर करके जब सेव करोगे तो इनवॉइस अमेंड हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 200 सिर्फ 291 लिखूंगा ना, अमेंड करता हूं, खुला, कुछ भी नहीं खुलेगा। क्या कहेगा, नो डॉक्यूमेंट फाउंड इन सिलेक्टेड फाइनेंशियल ईयर। तो मैंने अपने इनवॉइस नंबर को जैसे इंटर किया है वैसे ही मुझे इसको इंटर करके अमेंड इनवॉइस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो B2B में कोई गलती कर दी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स में, ठीक है, जिसका वो अलाउ करते हैं कि आप इस समय तक कर सकते हो, तो आप यहां से इसकी अमेंडमेंट फाइल करते हो। अगर आपने यहां कोई गलती कर दी, किसमें, 5A, 5B, 5C में, तो उसकी एंट्री आप कहां करोगे, यहाँ पे 9A में। आपने 6A में कोई गलती कर रखी है तो 9A एक्सपोर्ट में, ठीक है। और अगर आपने अमेंडमेंट क्रेडिट नोट में कोई गलती कर रखी है इसमें, तो उसकी अमेंडमेंट यहां पे, ठीक है। उसी तरह आपने क्रेडिट नोट इसमें कोई गलती कर दी, ठीक है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट में, तो उसकी अमेंडमेंट यहां पे। तो एवरी रिटर्न्स का अमेंडमेंट कॉलम भी इसमें आपको दिया गया है। लेकिन अमेंडमेंट कब फाइल होगा, आपकी प्रीवियस रिटर्न में जो गलती कर रखी है। सेम कुछ नहीं होता, आप जैसे वो इनवॉइस नंबर एंटर करोगे आपका जो पुराना फाइल कर रहे थे वही चीज ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसमें जो चेंजेस करने हैं आप चेंजेस करके उसको सबमिट कर दो। बस आप ये को ये देखना है कि आपकी डेट एक्सपायर नहीं होनी चाहिए अमेंडमेंट की। तो सेल मैंने चढ़ा दी, ठीक है, नॉर्मली। उसके बाद यहां से मुझे अगर मेरी कोई नील रेटेड सप्लाई है, कितने दिन में अमेंडमेंट चेंज कर सकते हैं? नहीं, आप फाइनल अभी आया था ना 19-20 और 20-21 का भी अलाउड है, कर सकते हो अमेंडमेंट, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, जब वो पोर्टल खत्म हो जाएगा, क्या पीरियड खत्म हो जाएगा, उसका आपका फाइनेंशियल आएगा ही नहीं, ओके सर, ठीक है। तो ये आप देखो यहाँ पे 8A, 8B, 8C ये नील रेटेड के लिए। अगर नील रेटेड की कोई सप्लाई है तो यहाँ पे आपको ऐसे बतानी है कि आपके नील रेटेड गुड्स की इंटर स्टेट कितनी है, इंटर स्टेट रजिस्टर्ड को कितना करा है, अनरजिस्टर्ड को कितना करा है, एग्जेम्प्टेड गुड को रजिस्टर्ड को इंट्रा में कितना कर रखा है, अनरजिस्टर्ड को कितना कर रखा है। वैसे ही करके आपको ये सप्लाई की वैल्यू देनी है, क्योंकि नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी सप्लाई में टैक्स तो होता नहीं है। तो आपको यहाँ बताना है कि आपकी टोटल सप्लाई इन प्रोडक्ट की कितनी है, ठीक है, ये आपको बतानी है, क्योंकि अगर उससे क्या होगा आपका फाइनेंशियल मैच करेगा। अब इसके बाद ये जो कॉलम है ना, टेबल नंबर 11A, 11B1, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा
है लॉजिक, मैं आपको समझाऊंगा, ये पूरा एग्जांपल के साथ समझना होता है। और ये एप्लीकेबल भी किस पे होता है, ये टेबल सिर्फ सर्विस क्लास पे। अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके लिए, ये बेसिकली एडवांस जो रिसीव होते हैं ना, उस पे भी मुझे टैक्स पे करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए है, गुड्स के लिए नहीं है। तो जो उसके अलावा एक टेबल हमारे पास है, टेबल नंबर 12, जहां पे मुझे HSN वाइज गुड्स की पूरी डिटेल लेनी होती है कि किस HSN के अगेंस्ट में HSN नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, टोटल क्वांटिटी, वैल्यू कितनी है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, IGST उस पे कितना है, CGST कितना है, SGST कितना है कलेक्टेड, ये करके मुझे एक एक HSN की मुझे डिटेल यहाँ पे फर्निश करनी होती है, ठीक है। जो भी जिनका टर्नओवर 5.5 करोड़ से ऊपर, उनके लिए मैंडेटरी है ये HSN वाइज समरी पब्लिश करना, ठीक है। डॉक्यूमेंट इशूड, हमने जो भी डॉक्यूमेंट इशू किए हैं, चाहे वो आपकी सप्लाई वाले डॉक्यूमेंट हो यानी कि इनवॉइस हो, ठीक है, आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई परचेज किया है उसकी डिटेल, कोई इनवॉइस रिवाइज करिए उसकी डिटेल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसीट वाउचर्स, पेमेंट वाउचर्स, रिफंड वाउचर, डिलीवरी चलान, सप्लाई ऑन अप्रूवल लिक्विड गैस के केस में, या डिलीवरी चलान इन केस बाय वे ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग 9(2)A, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट इशू किया है, क्या डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपसे वैल्यू की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहा है, किसको किया कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांग, यहाँ तो ये मांग रहा है जैसे कि फॉर एग्जांपल इनवॉइस की डिटेल मांग रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हम कहते हैं कि हमने इनवॉइस नंबर 50 से लेके 59 तक इशू किया करेंट मंथ में, जिस मंथ में हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जिस मंथ की, उसमें हमने इंफॉर्मेशन 50 से लेके 59 तक की डाली है, इतना इनवॉइस इशू किया है, ठीक है। 60वां जो इनवॉइस था हमने मई में कराया, तो टोटल नंबर ऑफ इनवॉइस कितने हो गए, 10, 50 भी इंक्लूड है, यस सर। ठीक है। अब इसमें से वो कहता है कि 10 में से कितने कैंसिल हो गए, जो आपने कैंसिल कर दिया, हम कहते हैं 10 में से ना एक इनवॉइस कैंसिल है, तो नेट इश्यूड 9, ठीक है। उसी तरह अनरजिस्टर्ड पर्सन से भी अगर कोई खरीदा है तो उसकी डिटेल भी दो कि उसका इनवॉइस नंबर, सीरियल नंबर से, सीरियल नंबर कितने तक का है, टोटल कितना खरीदा, कैंसिल कितना है, रिवाइज कितना किया उसकी डिटेल दो। डेबिट नोट जो इशू किए हैं किस नंबर से किस नंबर तक इशू किए हैं, कोई कैंसिल है तो बताओ। तो मतलब यही डिपार्टमेंट यहाँ से इन्फॉर्मेशन मांगी है कि आपके डॉक्यूमेंट जो इशू किए हैं क्या उसमें कोई चेंजेस हो, कितने नंबर तक इनवॉइस आप काट चुके हो, कितने नंबर तक इनवॉइस आप काट चुके हो, ठीक है, आप अप्लाई कर चुके हो, और कितने उसमें से कैंसिल हुए हैं, ठीक है, ताकि कल होके अगर आपकी असेसमेंट होती है तो यहाँ से डिपार्टमेंट को एक एसेस हो जाए कि आपने इतना नंबर ऑफ इनवॉइस रिवाइज किया है, इतना नंबर ऑफ इनवॉइस काटा है, या इतना नंबर ऑफ इनवॉइस आपने इशू कर रखे हैं या कैंसिल किया है, ठीक है, क्लियर है। अब अपने R1 में डिटेल डाल दी कि मैंने सेल किया है, लेकिन आपने बाद में उठा के R1 में कैंसिल कर दी इनवॉइस को, बाद में ऐसे ही पार्टी से पेमेंट नहीं आई तो कैंसिल कर दी, बट आपने R1 में दिखाया था कि मैंने तो इशू किया हुआ है, तो आपको जो भी कैंसिल होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंटर करनी होती है, ठीक है। अब जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है हमारा, सॉरी अमेंडमेंट वाला कह रहा हूँ, एडवांस वाला पार्ट, वो एडवांस वाला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम GSTR 1 में भी एंट्री एक एक करके जब हमारे पास कोई इनवॉइस की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो इस इनवॉइस की इन्फॉर्मेशन को हम कैसे अपलोड करते हैं R1 में, ठीक है, उसमें उसको हम समझेंगे, ठीक है। अब तो यहाँ पे अभी आप लोगों को कोई क्वेरी है? सर इसका ये जितना क्लासेस हो रहा है उसका बैकअप क्लासेस एक्सेस नहीं कर पा रहा। रिकॉर्डेड? यस सर। यस सर। अच्छा, मैं देखता हूँ यार क्या इशू आ रहा है, क्यों नहीं मिल पा रहा आपको। तो ये आपका R1 था, इसमें इतने वाले फील्ड आप ये मत सोचो 19 फील्ड है, 19 फील्ड में से आपके पास मोस्टली 4-5 ही फील्ड काम की आती है, बार बार आती है सर। तो ये B2B वाला आता है, B1 आता है, हाँ एक सेकंड बस, और ये B2C आता है, ठीक है। बाकी जब आप अब ये क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के आते हैं, बाकी जब आप अमेंडमेंट करोगे तो अमेंडमेंट से फील्ड डाल दीजिए। हाँ जी बताइए। अब सर इसमें जैसे लास्ट सप्लाई में अपने 2.5 लाख से ऊपर का बताया था टेबल नंबर 5, और क्रेडिट नोट के लिए टेबल नंबर 9 जो स्मॉल लेस देन 2.5 लाख हो गया, वो कहाँ पे एंट्री होगी इसमें? लेस देन 2.5 लाख क्या, डेबिट नोट क्रेडिट नोट या क्या? नॉर्मल इनवॉइस ये बताया तो यहाँ पे टेबल नंबर 7 में हो गया, देन उसका क्रेडिट नोट नहीं करना ना एंट्री, अच्छा वो अगर वो एडजस्ट करके डालना है। नहीं क्रेडिट नोट अगर नेक्स्ट मंथ में आए तो क्रेडिट नोट तो अगेन अगर एडजस्ट करोगे, समझाया तो था भी थोड़ी देर पहले, यहाँ पे आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट नेट ऑफ डालना है,
नहीं, फॉर सपोजिंग 5 लाख आ गया, 25,000 आ गया, क्रेडिट नोट अगर नेक्स्ट मंथ में 75,000 का है, देन वो एडजस्टमेंट करेंट मंथ की सेल से माइनस करो। अच्छा, उसमें से वो क्रेडिट नोट करंट मंथ में से लेस हो जाएगा। करंट मंथ में टोटल सप्लाई देखो कितनी है और उसमें से माइनस कर दो। ठीक है सर, गॉट इट, ठीक है, गॉट इट सर। और किसी को कोई क्वेरी? नो सर। चलो आज की क्लास मैं आज यही खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। कल हम नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी ट्यूसडे को, उसमें R1 प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सर हाँ बताओ। मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर लिया करेंट अकाउंट खोलने के लिए, तो अगर मैं रिटर्न फाइल नहीं करूँ मंथली तो मिनिमम अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा मुझे? मिनिमम 10-20 रुपए पर डे, मैक्सिमम 10,000 रुपीज जाएगी आपकी। अभी क्योंकि एमिनिटी स्कीम है तो पुराने रिटर्न्स के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन जो जीएसटी लॉ कहता है कि अगर आपकी रिटर्न्स आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया और आपने रिटर्न्स फाइल नहीं किया तो नील की रिटर्न है, ठीक है, यानी कि रिटर्न तो बतानी पड़ेगी ना। हाँ जी सर। है तो आप 10 रुपीज सीजीएसटी और 10 रुपीज एसजीएसटी दो, सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम 5,000 सीजीएसटी एंड 5,000 एसजीएसटी। सर कितने दिनों के लिए? पर डे का होता है ना सर? पर डे। पर डे? हाँ पर डे लगेगा। जैसे मान लो आपने 2 साल रिटर्न फाइल नहीं किया, हाँ जी, तो 2 साल में कितने दिन हो गए? लगभग 750 दिन, 720 दिन। हाँ जी। अब 720 दिन की अगर आप नील की रिटर्न कैलकुलेट करो तो होगा क्या कि 720 इंटू 10 करोगे, यस सर, 7200 रुपए सीजीएसटी और 7200 रुपए एसजीएसटी। लेकिन गवर्नमेंट ने कैपिंग लगा रखी है कि मैक्सिमम 5,000 सीजीएसटी की और 5,000 एसजीएसटी, ठीक है सर। ओके। लेकिन अगर मान लो 250 दिन डिले है तो 2500 रुपए सीजीएसटी का आएगा ही आएगा, ठीक है। ओके सर। उसी तरह अगर डेटा वाला है, मान लो कुछ सेल परचेस किया है फिर भी रिटर्न नहीं भर रहे तो 25 रुपए सीजीएसटी और 25 रुपए एसजीएसटी, ठीक है। वहां भी अगेन सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम 5,000 सीजीएसटी एंड 5,000 एसजीएसटी। ओके सर, क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो खत्म करो आज की क्लास। यस सर। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.